खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है QR स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा और एक कहानी बहुत खूबसूरत सी आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है चाल पे चाल। अक्से फातिमा की तहरीर करदा कहानी आपकी पेशे खिदमत है। फ्रेंड्स, चोरी और सीना जोरी का मुहावरा कितना ही पुराना हो जाए मगर हर दफ़ा अपनी अफादियत को साबित कर देता है। चोरी की वारदात और सीना जोरी की करारदाद पर पूरी उतरती एक पुरमज़ाह कहानी अपनी मामूलाते ज़िंदगी निभाते हुए इसने महफूज तरीक़ों पे गौर करना शुरू कर दिया था। अपनी सरगर्मियों में कामयाब हो जाने वाले शख्स का दिलचस्प किस्सा। पूरी रात धेड़ बन में गुजरी। देर तक जागने के बाद सुबह 7 बजे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ना जाता तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, लेकिन 2 वजूहात की बिना पर जाना ज़रूरी था। एक तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक छुट्टी की इजाज़त नहीं थी, दूसरा ये कि मुझे मिस किटी से ज़रा उल्फत भरी बातें करके इसका हौसला बढ़ाना था। रात भर अपने मंसूबे पर गौर करता रहा। मिस किटी मेरे मंसूबे का एक ज़रूरी हिस्सा थी। यूँ समझो कि वक्त पड़ने पर गधी को परी चेहरा महबूबा मान लेने वाली बात। अगर कल रात मैं रेस्टोरेंट ना जाता तो शायद मिस किटी के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन कुदरत के इत्तेफाक हमारी अकल से मावरा होते हैं। एक छोटा सा इत्तेफाक ऐसी कहानी बनता है कि अकल दंग रह जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था। मिस्टर जॉर्ज अगर डिनर के लिए मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट में ना आते, या मैं डिनर के लिए किसी और जगह चला जाता, या फिर ये कि मैं वहाँ घंटा भर देर से पहुँचता, या फिर मिस्टर जॉर्ज घंटा भर बाद आते, तो शायद कल रात मैं देर से ना सोता। ना ही मिस किटी का ख्याल दिल में लिए कुछ नींद से ज़बरदस्ती बेदार होता। खैर, जो होना था वो हो चुका। मिस्टर जॉर्ज मुझसे कुछ पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे और इत्तेफाक कहें कि मैं भी लेट नहीं हुआ। शायद ये ऐसा इत्तेफाक था जिस पर मिस किटी बहुत खुश होने वाली थी। ये और बात है कि मिस्टर जॉर्ज से टकराव को अब मैंने अपने लिए खुशनसीब इत्तेफाक करार दे दिया था। जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया था तब से ही हेड कैशियर मिस किटी मुझ पर डोरे डाले जा रही थी, लेकिन मैंने किसी एक मौका पर भी इसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। मगर वो भी हार मारने वालों में से नहीं थी। मुझे यकीन था कि अब इसे मेरे अल्तफ़ात को अपनी जहद मुसलसल का सिला समझने वाली है। मैं बैंक में दाखिल हुआ तो 8:25 हो रहे थे। दफ्तरी औकात शुरू होने में अब भी 5 मिनट बाकी थे, लेकिन हमारी छोटी सी ब्रांच का मुख्तसर अमला अपनी अपनी जगहों पर मौजूद था। मैं लॉबी से निकलकर छोटे से कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो सामने से मिस किटी कॉफ़ी का मग लेके चली आ रही थी। छोटे कद, फरबही बदन, गोल भारी चेहरे पर फूले गालों के अंदर दबे होंठ, ऊपर से बटन नुमा आंखें। इससे पहले कि वह हस्बे आदत कुछ कहती, मैंने ये मौका छीन लिया। गुड मॉर्निंग। इसने पहलवानों की नाप की गुलाबी फूलदार शर्ट पहन रखी थी। वो इसमें फंसी फंसी लग रही थी। ऐसा लगता था कि किसी बड़े लिहाज पर तंग गुलाफ चढ़ाने की भूंडी कोशिश की गई हो। खूबसूरत लिबास। मैंने मुस्कुराकर बड़ी कामयाबी से साफ झूठ बोला। लम्हे भर को वो जहाँ थी वहीं ठहर गई। गुड मॉर्निंग। कुछ तवक्कुफ़ के बाद इसने कपकपाते लबों से कहा, तुम ठीक हो? इसके लहजे से लग रहा था कि वो सुबह हैरत के समंदर में गोते खा रही है। मैं बददस्तूर इसे देखते हुए मुस्कुराता रहा। मेरा मिजाज बिल्कुल रोमानवी नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करता रहा कि मैं रोमांटिक होने की 100% दुरुस्त अदाकारी कर सकूं। ओह, कॉफ़ी। मैंने इसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, पियोगे? इसके लहजे में जैसे सारे जहान का प्यार उमड़ आया हो। क्यों नहीं, बड़ी तलब हो रही है, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी हो तो लुत्फ आ जाए। ये लो। इसका चेहरा खुशी के मारे दमक रहा था। नहीं, ये तो तुमने अपने लिए बनाई है। अरे नहीं, ले लो। इसने ज़बरदस्ती मग मुझे थमा दिया। सुनो, मैंने आहिस्ता से कहा। इसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। लंच या डिनर के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सरगोशी की। इसके चेहरे पर हैरत का एक रंग आया और दूसरा गया। ऐसा लग रहा था कि
इससे ये गैर मुतवक्का खुशी संभाले ना संभल रही हो। क्या कहा तुमने? इसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। लंच या डिनर? ऐसा लगा कि इसे यकीन ना आ रहा हो। वो शायद सोच रही थी कि जो सुना हो क्या वो वाकई सच है। लंच या डिनर? मैंने इधर उधर देखते हुए राजदारी से दोहराया। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती मैंने फ़ौरन पैंतरा बदल लिया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर में तुम्हारी तरफ चक्कर लगाता हूँ, तब तक सोच लो। ठीक है। वो बाछी खोलकर मुस्कुराई तो सुर्ख मसूड़ों में धन से छोटे छोटे जर्दी माइलदान देखकर मुझे उबकाई आने लगी। मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, ये कहकर 2 कदम आगे बढ़ा और फिर रुककर इसकी जानिब पलटा। एक घूंट बड़ा काफ़ी के लिए शुक्रिया। मुझे यकीन था कि अपना काम निकालने के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। केबिन में पहुंचते ही मैंने मग की सारी कॉफ़ी गमले में उंडेली। एक घूंट ने ही मुंह का सारा जायका ख़राब कर डाला था। इतनी मत जायका कॉफ़ी पीने का हौसला सिर्फ वही कर सकता है जिसे पीने का तो शौक़ हो लेकिन कभी चखी ना हो। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि मंसूबे का एक हिस्सा तो कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। एक धड़का लगा हुआ था कि कहीं मिस्टर जॉर्ज वाले वाक़े की इत्ला बॉस को ना हो जाए। मेरे मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार अब सिर्फ इसी इत्ला पर था। दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि कुछ ऐसा हो कि बॉस उसी में उलझ कर रह जाए। पूरी कोशिश और मंसूबाबंदी के बाद किसी तरह आज ये मुकम्मल करना था। अगर ये मुकम्मल ना हुआ तो कल कुछ भी हो सकता है। मुझे उम्मीद ना थी कि बॉस को इत्ला मिल सकती है। वैसे मैं इसे अखबार पढ़ने या टीवी देखने की आदत इसमें नहीं थी, इसलिए तसल्ली थी कि फ़िलहाल तो वो लाइल्म है। दुआ थी कि कम से कम आज तो वो इस वाक़े से बिल्कुल लाइल्म ही रहे। कल की मुझे कोई परवाह ना थी। 10:30 बजे तक मैं 3 बार कैश काउंटर के चक्कर लगा चुका था। असिस्टेंट कैशियर छुट्टी पर थी। मिस केटी तन्हा ही कैश काउंटर संभाल रही थी। आंखों ही आंखों में वो कई बार मेरी बलाएं ले चुकी थी। मैंने भी हर बार इसकी निगाह उल्फत को बज़ाहिर तहे दिल से खुशामदीद कहा था। मुझे यकीन था कि मेरा काम बस किसी भी वक्त होने वाला है। मंसूबे के मुताबिक मैं 2 बार बॉस के कमरे में चक्कर लगाकर इधर उधर की 2-4 बातें करके ये भाम चुका था कि मिस्टर जॉर्ज के हवाले से कोई खबर ना थी। बस अब मुझे मौका की तलाश थी। इसी चक्कर में कॉरिडोर से निकलकर लॉबी की तरफ जा रहा था कि उसे अंदर आते देखा। मुझे अच्छी तरह याद है उस रोज़ जब लॉन्स लेटनर पहली बार हमारे बैंक में दाखिल हुआ तो वो एक साफ से ज़्यादा बैंकर दिखाई दे रहा था। नहायत उम्दा सूट, सिल्क की टाई, स्याह जूते जो लॉबी के तेज रोशनी में चमक रहे थे। इसकी इत्मीनान भरी चाल में वकार और सुस्ती दोनों नुमायां थे। इसे देखकर तो मैं लम्हा भर के लिए ठटक कर जहाँ था वहीं पे खड़ा रह गया। इस वक्त मेरे वहम गुमान में भी ना था कि यह शख्स मेरे मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए गैब से मदद के तौर पर आया है। मेरा मतलबी और चापलूस बॉस डेल्टन रोफ्स अपने केबिन में बैठे शीशे के पार से इसे अंदर दाखिल होते देख चुका था। आने वाले का हुलिया ही ऐसा था कि डेल्टन सामने आए बगैर नहीं रह सकता था। वो हर मुमकिन कामयाबी को अपने नाम देने की जस्तजू में रहता था। इसने लम्हा भर में ही तय कर लिया कि अब क्या करना होगा। मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ। वो तेज़ी से बाहर आया और लांस के करीब पहुँचकर आजाना सी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोला। तब तक लांस मेरे करीब पहुँच चुका था और ये है मेरा असिस्टेंट जेम्स फ्राले। वो समझ चुका था कि मेरा तारुफ कराए बिना शायद गाड़ी आगे ना बढ़ सके। उसने जो मेरा ओहदा बताया वो दुरुस्त नहीं था। दरअसल मेरा तो कोई ओहदा ही नहीं था। मैं बैंक का सिर्फ एक ज़ेर तरबियत मुलाजिम था और कुछ भी नहीं। सच तो ये है कि मुझे अपनी मुलाजमत ज़्यादा पसंद नहीं आती। अगरचे मेरे पास बैंकिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन की डिग्री थी और मैंने फ़ौज में भी कुछ अर्सा खिदमत सर अंजाम दी थी। यही वजह थी कि मेरे सर में आज़ादी और खुदसरी का जुनून थोड़ा ज़्यादा हो गया था। फ़ौज की कठिन ज़िंदगी देखने के बाद अब आराम का तलबगार था। मैं पैसे कमाना चाहता था लेकिन इसके लिए जान मार मेहनत का तस्वुर ही मेरे लिए सुहाने रू था।
अगर इस वक्त कोई मुझसे पूछता कि तुम अपने मुस्तकबिल को कैसे देखना चाहते हो तो मेरा जवाब होता बिल्कुल लॉन्स लैटनर के जैसा, एकदम शाहाना तर्ज ज़िंदगी, फ़िक्र से आज़ाद, ज़िंदगी के झमेलों से हज़ारों मील दूर। मौजूदा मुलाजमत को दिल से नापसंद करने के बावजूद ये फ़ौजी ज़िंदगी का डिसिप्लिन ही था कि मैं अपने काम पर पूरी तवज्जो से अपने काम सरअंजाम दे रहा था, जिसे मैं डिसिप्लिन समझता था। मेरे चापलूस बॉस के नज़दीक वो ताबेदारी थी, इसीलिए वो मुझे पसंद करता था। यस सर कहना तो जैसे मेरी गुट्ठी में पड़ा हो। यही वजह होगी कि डेल्टन ने इस मीटिंग में मुझे भी शरीक कर लिया। वैसे कोई ताबेदार मतहत करीब ना हो तो दूसरे को खुद के बॉस होने का यकीन दिलाना ज़रा मुश्किल होता है। जब बॉस ने मुझे मीटिंग में शामिल होने को कहा तो दिल ही दिल में इस पर मैंने सख्त लान तान की। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ अपना मंसूबा और इस पर कामयाबी से अमल करना था। मुझे वो मीटिंग अपने जाविये से वक्त का ज़िया लगी थी। दिल तो चाहता था कि टिका सा जवाब देकर अपनी राह लूँ, लेकिन एक बेवकूफ़ मुलाजिम के लिए बॉस के हुक्म पर अमल करना ज़रूरी था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मिस्टर लॉन्स ने मीटिंग के दौरान बताया कि वो अपने सरमाए को महफूज बनाने और मज़ीद दौलत हासिल करने के लिए बैंक के मुनाफा बख्श स्कीमों में दिलचस्पी रखते हैं। डेल्टन को बैंक के लिए बड़ा डिपॉजिट हासिल करने का सुनहरी मौका हाथ लगा था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बैंक के मुनाफा स्कीमों के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखता था कि फर सुनाकर मुमकिन क्लाइंट को डिपॉजिट देने पर आमादा कर सके। वैसे भी बॉस को फाइनेंस से ज़्यादा मैनेजमेंट में दिलचस्पी थी। मुझे तो जैसे सब स्कीमें अजबर थीं। मैंने फटाफट सारी तरकीबें इन्हें सुनाकर दूसरे की दिलचस्पी इन स्कीमों में पैदा करने की सलाहियत हासिल कर ली हुई थी। मैं दोबारा इन सलाहियतों को पहले भी कामयाबी से इस्तेमाल कर चुका था, जिसके बायस बॉस मुझसे काफ़ी मरूब था, लेकिन इस बात का पता नहीं चलने देता था। खुद मुझे भी बैंक की मुलाजमत इख्तियार करने के बाद ही अपनी सलाहियत का पता चला। मीटिंग रूम में सिर्फ 3 अफराद थे, बॉस, मैं और लांस। चापलूस डेल्टन ने क्लाइंट को मरूब करने और इसकी इज़्ज़त अफजाई के इजहार के लिए खुद अपने हाथों से क्रीम कॉफ़ी बनाई थी। सबसे पहले तो मैं आपको उम्दा कॉफ़ी के साथ लॉन्ग ब्रांच में खुश आमदीद कहता हूँ। डेल्टन ने झुककर इसके सामने कॉफ़ी रखते हुए खालिस पेशावराना गुफ्तगू का आगाज़ किया। उम्दा कॉफ़ी। लांस ने मग की तरफ देखा और ज़ुमानी लहजे में कहा, जी बिल्कुल। डेल्टन की बातें खेल उठी थीं। हम बैंक के ख़ास क्लाइंट्स को इसी तरह खुश आमदीद कहते हैं। मुझे लगा कि शायद लांस ने तंज़ी अंदाज में जुमला कहा था, मगर बात सोचता कम है। इसने भी उसे तारीफ समझा। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता था कि लांस की शख्सियत से मरूब डेल्टन इसी वक्त सिर्फ डिपॉजिट हासिल करने का ही सोच रहा था। अगर इसकी खातिर इसे अपना कीमती कोट की ऊपरी जेब में अरसे सिल्क रुमाल से क्लाइंट के जूते भी साफ करने पड़ जाएं तो वो इसमें भी कोई कबाहत महसूस न करता। लांस ने बड़े वकार से मग उठाकर कॉफ़ी का घूम भरा। चंद लम्हे तक इधर उधर बेपरवाही से देखता रहा। कुछ देर की बेमिसरफ नज़रबाजी के बाद इसने डेल्टन के चेहरे पर निगाहें जमाईं। कॉफ़ी अच्छी है, ये कहकर लम्हा भर तवक्कुफ किया, मगर मज़ीद कुछ कहने की बजाय वो बात अधूरी छोड़कर मग को देखने लगा। क्या सर, मैं कुछ समझा नहीं, डेल्टन ने चौंक कर पूछा। लांस ने फौरी तौर पर कुछ कहने की बजाय सुकून से घूंट भरा और मग में इस पर रखकर जेब से रुमाल निकाला और शाइस्तगी से होंठ साफ किए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हेड ऑफिस ने इसका नाम लॉन्ग ब्रांच क्यों रखा है। ये कहकर होंठ सुकेड़े। माफ़ कीजिएगा, बड़ा अजीब सा है लॉन्ग ब्रांच। ये कहते हुए इसकी भवें ऊपर नीचे हो रही थीं। डेल्टन ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला और मेज़ पर दोनों कोहनियाँ टिकाते हुए गर्दन आगे की तरफ झुकाई। वो क्लाइंट के हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देने पर यकीन रखता था, और यहाँ सूरत ये थी कि क्लाइंट डिपॉजिट पर बात शुरू करने से पहले ब्रांच के नाम पर ही सवाल उठा रहा था। एक बात तो है मिस्टर लांस, ये कहकर वो मुस्कुराया, हमारी ब्रांच का नाम है बहुत मुनफरिद। अब यही देख लीजिए कि आप खुद इसे नोटिस कर चुके हैं। इसने बात बनाने की कामयाब कोशिश की थी। लांस ने कुछ कहने की बजाय अपनी निगाहें इसके चेहरे पर गड़ाईं।
तो ये नाम इनफरादियत के लिए रखा गया। लहजा सवालिया था। अरे नहीं सर, ऐसा हरगिज़ नहीं। डेल्टन ने फिर से पहलू बदला। हेड ऑफिस ने बरसों पहले खुलने वाली इस ब्रांच का नाम तो शायद कुछ और रखा होगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे बैंक की ये ब्रांच लॉन्ग स्ट्रीट पर वाक़या है। इस वजह से लोगों ने लॉन्ग ब्रांच का नाम पुकारना शुरू कर दिया और फिर हमने भी लोगों का ये लक़ब कबूल कर लिया। अब ब्रांच का दफ्तरी नाम भी यही है। ये कहकर इसने स्ताइश तलब निगाहों से इसे देखा, किसी सैलून, रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप की तरह। लांस मुंह में बड़बड़ाया। क्या अजीब बात है, कैसा नाम पड़ा है। डेल्टन उसका ज़ेर लब तबसरा सुन चुका था। अपनी भरपूर वजाहत के जवाब में क्लाइंट का तबसरा इससे बदतहजीब ही लगा। इसके चेहरे का रंग फक हो गया था और कोई और वक्त होता तो वो इसे मज़ीद एक मिनट लिए बिना बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन इस वक्त बात कुछ और थी। इसने खुद को संभाला और मासूम माना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। माफ़ कीजिएगा सर, क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? मेरा मतलब है, बड़ा अजीब सा नाम पड़ा है ब्रांच का, बिल्कुल वैसे ही जैसे गन स्मोक। इसने अपना लहजा मफाहमाना रखा। शायद वो डेल्टन के जज्बात का अंदाज़ा लगा चुका था। सर, अब ऐसा भी अजीब नाम नहीं है ये। मैंने मुदाखलत की तो इसने चेहरा मेरी तरफ मोड़ा। नफीस कमानियों वाले चश्मे के शफाफ शीशों से इसकी आंखें मुझे घूर रही थी। इसके यूं घूरने से मुझे लगा कि मैं बेमकसद मौजू को किसी दिलचस्प मोड़ पर ले जाकर ख़त्म करने वाला हूँ ताकि ये काम की बात शुरू हो सके। मुझे डेल्टन की नहीं अपनी फ़िक्र थी। लग रहा था जैसे यहाँ वक्त ज़ाया हो रहा है। कमरे में सकूत तारी था। मैं मुस्कुराया और फिर हल्के से खंकार कर गला साफ़ किया और नरम लहजे में कहना शुरू किया, अब यही देख लें कि सर, हमारी ब्रांच की हेड कैशियर का नाम मिस किटी है, मगर वो गुल्लक में पैसे जमा करने के बजाय दिन भर खातेदारों के चेक कैश करके नोट थमाती रहती हैं। ये कहकर मैं मुस्कुराया। ये ज़रूरी तो नहीं कि काम और नाम दोनों में मुमासलत भी हो। तवक्का थी कि मेरे इस नुक्ते पर मीटिंग रूम में लांस का कहका गूंजेगा, मगर इसके बाद भी चलमों तक सन्नाटा तारी रहा। इसका चेहरा स्पॉट था। हल्की सी मुस्कुराहट का शायबा तक न था। मेरा ख्याल था कि वो भी यही सोच रहा होगा कि हमें जाना कहाँ था, लेकिन निकले कहाँ हैं। मिस्टर लांस, आखिर डेल्टन ने खंखारते हुए कमरे में छाई खामोशी तोड़ी, क्या आप इस इलाके में नए शिफ्ट हुए हैं? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। लांस ने फ़ौरन लबकुशाई की। दरअसल मेरे पास काफ़ी दौलत है, लेकिन वो सिर्फ बैंक खातों में है। साल 6 महीनों में मुनाफा मिलता है तो दौलत का कद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वरना तो। डेल्टन ने इसकी बात बीच से ही उचक ली। ओह, इसलिए आप बैंकिंग सेक्टर में सरमायाकारी करना चाहते हैं? इसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। काम की बात शुरू हो चुकी थी। लांस मुस्कुराया। होशियार बैंकर हो। शुक्रिया। अपनी तारीफ सुनकर इसकी बातें खिल गई थी। मैं सारी दौलत तो नहीं, अलबत्ता कुछ रकम की सरमायाकारी करना चाहता हूँ। अंदाज़न कितनी रकम? डेल्टन ने बेताबी से पूछा। यही कोई 50-60 मिलियन डॉलर। लांस ने भवेंचकाते हुए ऐसे कहा कि जैसे ये कोई रकम ही ना हो। डेल्टन पर एक लम्हे के लिए सख्ता तारी हो गया था। इसकी पूरी ज़िंदगी में भी किसी क्लाइंट ने इतनी बड़ी रकम डिपॉजिट नहीं की थी, लेकिन अब इसे ऐसा लगा कि अब तो इसकी तरक्की पक्की होने वाली है। 50-60 मिलियन डॉलर्स। वो मुंह में बड़बड़ाया। अगर सामने क्लाइंट ना होता तो शायद वो खुशी के मारे चीखना भी शुरू कर देता, लेकिन फिर वक्त इसे संजीदगी दिखानी थी। क्या यह रकम कम है? बॉस को सोच में डूबा देखकर लांस ने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं। डेल्टन मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे बेहतर रहेगी। लांस ने संजीदगी से हम दोनों की तरफ देखा और कुछ तवक्कुफ के बाद कहने लगा, मुझे सरमायाकारी के मंसूबों का बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। मैं तो शायद स्टॉक मार्केट चला जाता, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि अपनी रकम इस बैंक में लगानी चाहिए। ये कहकर लांस ने लम्हा भर तवक्कुफ किया और डेल्टन की तरफ देखा। मॉर्गन मेरा पुराना दोस्त है, आप जानते हैं इसे। वो सरमायाकारी के शोबे में एक मोतबर मशीर है। ये सुनकर डेल्टन ने कुछ सोचा और फिर दोनों भवें उचकाईं। याद नहीं पड़ता कि कब इनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जानता ज़रूर होगा। साफ जाहिर हो रहा था कि वो बात बना रहा है, वरना इस वक्त तो इसे सिर्फ एक ही बात याद थी, डिपॉजिट।
लांस की बात सुनकर मुझे याद आ गया कि मॉर्गन ईस्ट कोस्ट के एक बड़े बैंक से वाबस्ता था। इसके बाद इसने कॉरपोरेट सेक्टर ज्वाइन किया और अब इसकी मतहती में कई बड़े बैंकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा था। मुझे यकीन ना था कि लांस इसी मॉर्गन के बारे में कह रहा है या वो मॉर्गन कोई और है। वह बैंकारी के शोबे में मॉर्गन की शोहरत और इसकी छापामार कार्रवाइयों के बारे में थोड़ा बहुत सुन और पढ़ चुका था। वो अचानक अपने मातहत बैंक के किसी ब्रांच का दौरा करता और नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात, खातेदारों की सहूलतों की फ्राहमी में कमी और इस तरह के दीगर छोटे मोटे इंतजाम मुकम्मल ना करने पर मुलाजमीन को मुलाजमत से दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल देता। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान वो कई लोगों को फारिग कर चुका था और एक बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को भी निकाल चुका था। मैंने इसके बारे में वाशिंगटन पोस्ट के मालियाती सफ़ात पर एक तफसीली रिपोर्ट पढ़ी थी। कुछ दिनों पहले उड़ती उड़ाती खबर मेरे कानों तक पहुंची थी कि वो किसी वक्त भी हमारी ब्रांच में धावा बोल सकता है। अगरचे हमारी ब्रांच न्यूयॉर्क के मज़ाफ़ाती इलाके में थी, ताहम इस अफवाह में एक सदाकत ये थी कि मॉर्गन का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में ही था और वो बासानी हमारी ब्रांच पर भी छापा मार सकता था। वैसे भी हमारा बैंक इसके मातहत बैंकों में से ही एक था। कम से कम मैं तो ऐसे किसी भी वक्त के लिए खुद को बिल्कुल तैयार कर चुका था, लेकिन मसला ये था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे पहचानूंगा कैसे। वो हर जगह एक मुख्तलिफ रूप में पहुंचता था। लम्हा भर को ख्याल आया कि कहीं मॉर्गन तो नहीं। मैंने गौर से इसे देखा और सुख का सांस लिया। मॉर्गन के बारे में अखबारी इतलात थी कि इसका कद खासा लंबा है, लेकिन लांस का कद ऐसा नहीं था कि इसे लंबा कहा जा सके। ये अच्छा हुआ कि हम अपने मौजू पर वापस आ चुके हैं। डेल्टा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में तो मिस्टर लांस को हमारे बैंक की सरमायाकारी की ताज़ा तरीन पुरकशिश पेशकशों में के बारे में तफसीली तौर पर बताओ ताकि इन्हें फैसला करने में आसानी हो। बिल्कुल ठीक, मैंने सर हिलाते हुए एक तेज़ी के साथ ज़ुबान चलानी शुरू कर दी। अगरचे महसूस कर रहा था कि लांस मेरी बातों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता रहा। चंद मिनट में ही सरमायाकारी पर बैंकिंग की तमाम तर पेशकशें इसके गोश गुजार कर दी। मेरी बात ख़त्म होने पर लांस ने बेनियाजी से गर्दन मोड़ी और मेरी मीटिंग रूम के शीशे वाली दीवार के पार देखने लगा। इस वक्त लॉबी में सिर्फ 3-4 लोग ही मौजूद थे। हल्के ओवरकोट के दोनों जेबों में हाथ डालकर खड़ा उदेड़ उम्र का एक तवील कामत मर्द, कंधे पर बड़ा सा बैग लटकाए खुश शक्ल नौजवान लड़की, बैंक के वाहिद कैश काउंटर पर चेक कैश की मुंतज़र एक बूढ़ी औरत और हेड कैशियर में स्केटी। सब अपनी बारी के इंतज़ार में थे। बैंक की असिस्टेंट कैशियर डेजी आज इत्तफाक़िया छुट्टी पर थी, इसलिए लाइन लगी थी, वरना हमारी ब्रांच में इतनी तेज़ रफ्तारी से काम होता था कि खातेदार को इंतज़ार की बिल्कुल भी सहमत नहीं होती थी। फ्रेंड्स, यहाँ तक इसका एक पार्ट मुकम्मल करते हैं। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि थोड़ी सी लंबी है, मे बी अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। इससे आगे थोड़ा सा अभी सस्पेंस और स्टोरी शुरू होगी, मिस नहीं कीजिएगा अगली स्टोरी, अगला पार्ट। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।